तो हमने पिछली कक्षा में प्लेटो के साम्यवाद के बारे में पढ़ा था कि प्लेटो का साम्यवाद दो भागों में बटा हुआ है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। फिर हमने उसकी आलोचनाओं के बारे में बात की थी। तो देखिए, आपके जो प्रश्न आता है प्लेटो के साम्यवाद का इस तरह से आता है कि प्लेटो के साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, और प्लेटो के साम्यवाद को परिभाषित करते हुए आप प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए। तो देखिए, आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या तुलना है। तो देखिए, जब तुलना करते हैं हम, तो तुलना में तुलनात्मक वाले प्रश्न में समानता और असमानता दोनों आती है। तो देखिए, तुलनात्मक वाले प्रश्न में समानता और असमानता दोनों आती है, तो हम प्लेटो के साम्यवाद की जब आधुनिक साम्यवाद से तुलना करेंगे तो इसमें समानता और असमानताओं को दोनों को इसमें हम रखेंगे। तो देखिए, प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना, प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। तो इस तुलना में हम सबसे पहले समानता की बात करेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानताएं हैं। तो देखिए, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद जो कि मार्क्स का साम्यवाद है, उसमें पहली समानता यह है कि दोनों ही साम्यवाद व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देते हैं। दोनों ही साम्यवाद में व्यक्ति जो है वह है, दोनों ही साम्यवाद व्यक्ति को गौण स्थान प्रदान करते हैं, जबकि राज्य को वह अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो इस तरह से पहला हमने देखा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद है, दोनों ही राज्य को ज्यादा महत्व देते हैं। दोनों ही साम्यवाद व्यक्ति के अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। व्यक्ति के अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं, व्यक्ति के अधिकारों की दोनों ही बात नहीं करते हैं, और दोनों ही व्यक्ति के कर्तव्यों पर ज्यादा बल देते हैं। तो इस तरह से अगली जो प्लेटो के साम्यवाद की अगली समानता जो है वो ये है कि आधुनिक साम्यवाद से दोनों ही राज्य को सुव्यवस्थित रूप से सुसंगठित करना चाहते हैं।
यानी राज्य जो है वह महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के कारण उसके सुसंगठन पर अधिक महत्व देते हैं। और अगली समानता यह है कि दोनों ही समाज में वर्गों की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लेटो भी समाज में अपनी त्रिवर्गीय व्यवस्था की बात करता है कि शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, जबकि इसके विपरीत जो आधुनिक साम्यवाद है वह समाज में शासक और शोषित वर्ग की बात करता है। इस तरह से वो समाज को दो वर्गों में बांटता है। दोनों ही स्त्रियों की स्वतंत्रता व समान अधिकारों का समर्थन करते हैं। दोनों स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान अधिकारों का समर्थन करते हैं। तो ये प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना में हमने ये देखा कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानताएं हैं। तो तुलना में हम अगली बात करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं। तो हम कर रहे थे प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। इसमें हमने समानताएं करी थी। अब हम दोनों में असमानताओं की बात करते हैं। कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या क्या असमानताएं हैं। पहला पॉइंट है, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। कैसे? प्लेटो अपने साम्यवाद के द्वारा जो उसके राज्य में व्याप्त राजनीतिक दोष और राजनीतिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए वह साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? आर्थिक है। वो समाज में व्याप्त जो आर्थिक असमानताएं हैं, उन आर्थिक असमानताओं को दूर करने की बात करता है। इस तरह से प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य तो क्या है? राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? आर्थिक है। दूसरा पॉइंट है, प्लेटो के साम्यवाद का
आधार आध्यात्मिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का आधार भौतिक है। क्योंकि प्लेटो अपने साम्यवाद को वह भोग का नहीं त्याग का मार्ग मानता है, इसलिए प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका आधार आध्यात्मिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का जो आधार क्या है, भौतिक है। प्लेटो यह कहता है कि कंचन और कामनी के मोह से उसके शासक वर्ग को क्या करना है, दूर रहना है, जबकि आधुनिक साम्यवाद, मार्क्स का जो साम्यवाद है वह भौतिक आधार पर मार्क्स ने अपने साम्यवाद को प्रतिपादित किया है और उसका उद्देश्य समाज में क्या करना है, समाज में भौतिकता के आधार पर वह इस साम्यवाद को खड़ा करता है। अगला पॉइंट है असमानता का, कि प्लेटो का साम्यवाद प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र संकुचित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद सर्वव्यापी है। प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र संकुचित कैसे है कि प्लेटो का साम्यवाद जो है वह केवल समाज के शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है। समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है, उत्पादक वर्ग, उस पर यह लागू नहीं होता है। तो इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद जो है केवल शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वो सर्वव्यापी है। मार्क्स ने अपने साम्यवाद को संपूर्ण विश्व पर लागू किया। इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद का क्षेत्र संकुचित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का जो है वह क्षेत्र सर्वव्यापक है। अगला अंतर है कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन करना नहीं है, जबकि आधुनिक साम्यवाद समाज में पूरी तरह से आर्थिक परिवर्तन की बात करता है। तो देखिए, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन करना नहीं है,
जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य समाज में पूरी तरह से आर्थिक परिवर्तन की बात करता है। यह समाज में जो व्याप्त आर्थिक संरचना है उसको पूरी तरह से परिवर्तित करने की बात करता है। तो इस तरह से प्लेटो का जो साम्यवाद है वह समाज में आर्थिक रूप से किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक शक्तियों को पूरी तरह से वो चाहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो कि उसका मार्क्स का मानना यह है कि पूंजीपति के हाथों में जो है शोषण उसके हाथों द्वारा श्रमिक वर्ग का होता है। तो पूंजीपति क्या है? शोषण का यंत्र है, किसका? श्रमिक वर्गों का। तो इस कारण से वह समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन की बात करता है और आर्थिक शक्तियों का यानी उत्पादन के साधनों पर वह श्रमिक वर्ग का आधिपत्य स्थापित करने की बात करता है। तो देखिए अगला है अंतर है प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद दोनों की बात करता है। जबकि आधुनिक साम्यवाद केवल संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। तो देखिए इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद दो साम्यवाद की बात करता है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है और निजी संपत्ति के सार्वजनिक स्वामित्व की बात करता है। इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद दो भागों में बटा है, परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति विषयक साम्यवाद। जबकि आधुनिक साम्यवाद केवल एक ही साम्यवाद की बात करता है, संपत्ति के साम्यवाद की। वो आर्थिक शक्तियों का जो केंद्रीकरण पूंजीपति के वर्ग के हाथों में है, उस आर्थिक शक्ति के जो केंद्रीकरण है उसके विखंडन की बात करता है और ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व जो हो वो किसका हो? श्रमिक वर्ग का। जो आगे मार्क्स सर्वहारा के अधिनायकवाद की बात करता है। इस तरह से दोनों साम्यवादों में अंतर के बाद में हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद जो है वह अव्यावहारिक है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद आज तक सांसारिक जगत पर लागू नहीं हुआ। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है, मार्क्स का साम्यवाद है, वो व्यवहारिक है, क्योंकि उसका जो नमूना हमें चीन में देखने को मिलता है, उसका नमूना हमें सोवियत रूस में, जो कि साम्यवाद का गढ़ था, जिसका 1989-90 में विखंडन हो गया। तो इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद अव्यवहारिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद क्या है? व्यवहारिक है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता हमें व्यवहारिक जगत में देखने को मिलती है। तो देखिए इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद का जो टॉपिक आपका आज समाप्त होता है। और प्लेटो का जो अगला टॉपिक आता है उससे पहले मैं आपको कुछ किताबें लिखवाता हूँ प्लेटो की, वो आप लिख लीजिए।
प्लेटो की रचनाएं। या पुस्तकें। पहली है रिपब्लिक, दूसरी है स्टेट्समैन, तीसरी है लॉज। रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज ये प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं। नोट कर लीजिए। तो अब आपका जो अगला टॉपिक आता है प्लेटो का, वो आता है प्लेटो की न्याय व्यवस्था। प्लेटो की न्याय व्यवस्था। तो देखिए, प्लेटो के साम्यवाद के बाद में आपका अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्लेटो की न्याय व्यवस्था। तो देखिए, प्लेटो अपने न्याय व्यवस्था के सिद्धांत को कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित मानता है। उसका आधार कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। दूसरा है, पहला तो है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, फिर वो मानता है हस्तक्षेपवादी सिद्धांत। तो देखिए, प्लेटो कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के द्वारा ये बताता है कि समाज की जो तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तीनों अपने अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए विशेष रूप से उन्हें अपना कार्य अनुभव प्राप्त है और अपने कार्य को वो विशेष रूप से अपने कार्य में विशेष क्षमता रखते हैं उस कार्य को पूरी तरह से करने में। इस तरह से कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत ही कहता है कि समाज की जो तीनों वर्ग हैं वो अपना अपना कार्य करें विशिष्टता के आधार पर। जिस तरह से शासक वर्ग में विवेक प्रधान है, वो अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर शासन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करें। उसी प्रकार से जो सैनिक वर्ग है वो साहस और शौर्य से परिपूर्ण है और वो साहस और शौर्य से परिपूर्ण होने के कारण प्रजा की सुरक्षा के कार्य कर सकता है। इसी प्रकार से जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग जो शासक और सैनिक वर्ग के बाद में जो बचे हुए जो कार्य हैं उन कार्यों को पूरी तरह से उत्पादक वर्ग कर सकता है। इस तरह से प्लेटो ये कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का संचालन उत्पादक वर्ग के द्वारा हो, जबकि जो राजनीतिक संक्रियाएं हैं उनका संचालन किसके द्वारा हो, शासक और सैनिक वर्ग के द्वारा हो। तो इस तरह से प्लेटो का ये न्याय का सिद्धांत कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत और हस्तक्षेपवादी सिद्धांत पर आधारित है। इन दो आधारों पर वह अपने न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। और प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करता रहे, विशेष रूप से वह अपने कार्यों को करने में उन्हें दक्षता हासिल है, तो यही न्याय व्यवस्था है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी शिद्दत के साथ करे, क्षमताओं के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का संचालन करे। यही प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की विशेषता बताता है कि यही प्लेटो का न्याय है। तो देखिए, प्लेटो के समय में प्रचलित जो सिद्धांत थे, तीन प्रमुख प्रचलित सिद्धांत थे। उन तीन
प्रमुख सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन किया और अपने सिद्धांतों को नए आधार पर तार्किक ढंग से उसने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। प्लेटो के समय में प्रचलित 3 प्रमुख सिद्धांत जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्लेटो के समय में प्रचलित 3 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला है न्याय का। आप लिख लीजिए, प्लेटो के समय में प्रचलित 3 प्रमुख सिद्धांत। जिनका प्लेटो ने पूरी तरह से खंडन किया और तार्किक ढंग से इनका खंडन करते हुए उसने अपने सिद्धांतों को एक बार फिर नए सिरे से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो उसके समय में पहला जो सिद्धांत प्रचलित था, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। तो देखिए, प्लेटो के समय में न्याय का परंपरावादी सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें 2 विचारक थे, सिफालस और पोल मार्कस। ये 2 विचारक थे उसके समय में, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सिफालस का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का पालन करे और अपने कर्ज को समय पर चुका दे, यही क्या है, न्याय। तो प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन करता है। वह ये कहता है कि सदैव सत्य बोलना और कर्ज को चुकाना क्या है, न्याय नहीं हो सकता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन किया और यह कहा कि न्याय केवल हमेशा सत्य बोलने की स्थिति में या अपने कर्ज को चुकाने की स्थिति, वो न्याय की स्थिति नहीं हो सकती। न्याय इन सब चीज से अलग है। और उसने इस सिद्धांत का खंडन करके न्याय को अपने सिद्धांत के रूप में एक बार फिर से नए ढंग से उसने प्रतिपादित किया। दूसरा जो सिद्धांत था वह न्याय का उग्रवादी सिद्धांत था। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, जिसका विचारक था थ्रेसीमैकस। थ्रेसीमैकस का यह कहना है कि न्याय क्या है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी जैसे कि पहले समय में एक कहावत चरितार्थ थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब जिसके हाथ में शक्ति है वही क्या है, न्याय का स्रोत है। यानी जिस व्यक्ति के हाथ में शक्ति होती है और वो न्याय को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जैसे कि पहले जंगल का नियम था, जिस व्यक्ति के
हाथों में लाठी होती है, राज उसी का होता है, और वही व्यक्ति क्या करता है, अपनी बात को मनवाना जान लेता है और अपनी बात को मनवाकर रहता है जिसके हाथ में शक्ति है। तो इस तरह से ये सिद्धांत ये कहता है कि शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। तो न्याय का उग्रवादी सिद्धांत ये मानता है कि जिसके पास में शक्ति है वो शक्ति न्याय का आधार है, यानी शक्ति संपन्न व्यक्ति वह न्याय को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, क्योंकि वो शक्ति से संपन्न होता है और शक्ति से संपन्न होने के कारण वो न्याय को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से प्लेटो इस बात का भी खंडन करता है कि हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति ही न्याय को कैसे प्राप्त कर सकता है, जबकि शक्तिहीन व्यक्ति भी क्या होता है, न्याय का अधिकारी होता है। तो प्लेटो इस सिद्धांत का भी खंडन करता है कि शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है, और प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन करके अपने सिद्धांत को वह वापस से पुनः नए सिरे से प्रतिपादित करता है और ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, समाज के 3 वर्ग हैं और समाज के तीनों वर्ग अपना अपना कार्य पूरा करें और अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन करें। यही क्या है, न्याय है।